कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आज सुबह से ही एक अजीब सी हलचल मची हुई थी और चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 को पूरी तरह से खाली करा लिया गया था और वहां पर केवल खाकी वर्दी वाले पुलिसकर्मी और कुछ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ही नजर आ रहे थे। शहर के इतिहास में यह पहली बार था जब इसी शहर का एक लड़का देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करके और मसूरी में 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद बतौर जिला अधिकारी वापस लौट रहा था। लोगों की भीड़ बैरिकेडिंग के पीछे खड़ी होकर उस खास ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी जिसमें बैठकर उनका नया मसीहा आने वाला था। सायरन की आवाजें और वायरलेस सेट पर गूंजती आवाजों ने माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण और गंभीर बना दिया था, जो आने वाले तूफान का संकेत था। जैसे ही शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, एक साथ कई पुलिस वाले सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और बैंड बाजे वालों ने स्वागत की धुन बजानी शुरू कर दी। ट्रेन का वीआईपी कोच का दरवाजा खुला और वहां से एक लंबा और गठीला बदन वाला युवक नीचे उतरा, जिसने गहरे रंग का सूट पहना हुआ था। यह अर्जुन सिंघानिया था, जिसकी आंखों पर काला चश्मा और चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जिसे देखकर अच्छे से अच्छे अपराधी भी सहम जाएं। उसके चलने के अंदाज में एक ऐसा आत्मविश्वास और सत्ता का नशा था जो केवल एक आईएएस अधिकारी में ही देखा जा सकता है। उसने अपने काले चश्मे को थोड़ा नीचे करके प्लेटफॉर्म पर मौजूद भीड़ और अधिकारियों की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान की एक लकीर भी नहीं थी। अर्जुन के स्वागत के लिए शहर के बड़े बड़े नेता और व्यापारी फूलों का हार लेकर खड़े थे, लेकिन अर्जुन ने हाथ जोड़कर सबको दूर रहने का इशारा कर दिया। उसके साथ आए निजी सहायक गुप्ता जी ने तुरंत मोर्चा संभाला और भीड़ को पीछे करते हुए साहब के लिए रास्ता बनाया। अर्जुन की नजरें लगातार भीड़ में किसी को खोज रही थी और वह चेहरा उसकी पत्नी प्रिया का था, जिसे वह 3 साल पहले इसी स्टेशन पर रोता हुआ छोड़कर गया था। उसे उम्मीद थी कि आज उसकी कामयाबी के इस दिन पर प्रिया सबसे सामने खड़ी होगी और उसकी आंखों में गर्व के आंसू होंगे, लेकिन वहां न तो प्रिया थी और न ही उसके परिवार का कोई और सदस्य दिखाई दे रहा था। यह बात अर्जुन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। सफेद रंग की सरकारी एम्बेसडर कार, जिस पर लाल बत्ती लगी हुई थी, अब अर्जुन को लेकर सर्किट हाउस की तरफ नहीं बल्कि उसके पुश्तैनी हवेली की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते भर अर्जुन शहर की सड़कों को देखता रहा, जो पहले से ज्यादा खराब और गंदगी से भरी हुई नजर आ रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि जिला अधिकारी के रूप में उसका पहला काम इस शहर की सफाई और व्यवस्था को सुधारना होगा, लेकिन उसके दिमाग के एक कोने में प्रिया का ख्याल लगातार चल रहा था कि आखिर वह उसे लेने स्टेशन क्यों नहीं आई। क्या वह उससे नाराज है कि उसने इन 3 सालों में उससे संपर्क क्यों नहीं किया, या फिर घर पर कोई ऐसी बात हुई है जिससे वह अनजान है। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खिड़की से बाहर देखने लगा। सिंघानिया हवेली को आज दुल्हन की तरह सजाया गया था और मुख्य द्वार पर शहनाई बज रही थी, क्योंकि घर का बड़ा बेटा आज पूरे जिले का मालिक बनकर लौटा था। जैसे ही अर्जुन की कार हवेली के गेट के अंदर दाखिल हुई, तो बेचका अर्जुन के कार हवेली की वहां मौजूद नौकरों और रिश्तेदारों ने फूल बरसाना शुरू कर दिया। अर्जुन कार से बाहर निकला तो उसकी मां सुमित्रा देवी आरती की थाली लेकर खड़ी थी और उनके बगल में अर्जुन का छोटा भाई विक्रम खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान चिपकी हुई थी। अर्जुन ने झुककर मां के पैर छुए, लेकिन उसकी नजरें अब भी घर के मुख्य दरवाजे पर टिकी हुई थी, जहां प्रिया को खड़ा होना चाहिए था। मां ने उसके माथे पर तिलक लगाया और उसकी बलाएं ली, लेकिन अर्जुन का मन कहीं और ही भटक रहा था। घर के अंदर दाखिल होते ही अर्जुन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे प्रिया कहीं भी दिखाई नहीं दी और घर का माहौल भी उसे कुछ बदला हुआ सा लगा। उसने अपनी मां की तरफ मुड़कर बहुत ही सख्त लहजे में पूछा कि मां, प्रिया कहाँ है और वह मुझे स्टेशन लेने क्यों नहीं आई? सुमित्रा देवी का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया और
उन्होंने अपनी नजरें चुराते हुए विक्रम की तरफ देखा, जैसे वे किसी सवाल से बचने की कोशिश कर रही हों। कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया और वहां मौजूद रिश्तेदार भी कानाफूसी करने लगे। अर्जुन ने अपनी आवाज को थोड़ा और ऊंचा करते हुए दोबारा पूछा कि मुझे मेरी पत्नी प्रिया दिखाई क्यों नहीं दे रही है। सुमित्रा देवी ने अपने आंचल से अपनी सूखी आंखों को पोंछने का नाटक किया और भारी आवाज में कहा कि बेटा, वह लड़की हमारे खानदान की इज्जत रखने लायक नहीं थी। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो और उसे अपनी मां की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मां ने आगे बताया कि तुम्हारे जाने के कुछ महीने बाद ही उसके चाल चलन खराब हो गए थे और वह घर की तिजोरी से सारे गहने और पैसे चुराकर अपने किसी पुराने यार के साथ भाग गई। अर्जुन का दिमाग सुन्न पड़ गया, क्योंकि वह प्रिया को बचपन से जानता था और वह ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती थी। उसने गुस्से में पास रखी मेज पर जोर से मुक्का मारा, जिससे वहां रखा फूलदान नीचे गिरकर टूट गया। विक्रम ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी मां की बात में हां मिलाई और कहा कि भैया, हमने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। विक्रम ने झूठ बोलते हुए कहा कि वह हमें बहुत बदनाम करके गई है और हमने समाज में अपनी नाक कटने के डर से आपको यह बात नहीं बताई थी, क्योंकि आप वहां अपनी ट्रेनिंग में व्यस्त थे। अर्जुन ने विक्रम की आंखों में आंखें डालकर देखा तो उसे वहां सच्चाई नहीं बल्कि डर और चालाकी नजर आई। अर्जुन एक आईएएस अधिकारी था और उसे लोगों के चेहरे पढ़ने की ट्रेनिंग मिली थी, इसलिए उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि दाल में कुछ काला है। लेकिन फिलहाल उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अर्जुन गुस्से में अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जो कभी उसका और प्रिया का बेडरूम हुआ करता था। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसे एक अजीब सी खालीपन का एहसास हुआ, क्योंकि वहां से प्रिया की सारी निशानियां मिटा दी गई थी। न तो दीवारों पर उनकी शादी की तस्वीरें थी और न ही ड्रेसिंग टेबल पर उसका कोई सामान रखा हुआ था। अलमारी खोलने पर उसने देखा कि प्रिया के सारे कपड़े गायब थे और वहां सिर्फ अर्जुन के पुराने कपड़े रखे हुए थे। यह सब देखकर अर्जुन का दिल बैठने लगा और उसे एहसास हुआ कि प्रिया के साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। वह जानता था कि प्रिया उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और वह उसे छोड़कर कभी नहीं जा सकती थी। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई और वह पूरी रात बालकनी में टहलता रहा और सिगरेट के धुएं में अपने गम को भुलाने की कोशिश करता रहा। उसने याद किया कि कैसे शादी के बाद प्रिया ने उससे वादा किया था कि वह हर हाल में उसका इंतजार करेगी, चाहे उसे कितना भी वक्त क्यों न लग जाए। अर्जुन को अपनी मां और भाई की कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि वह प्रिया के संस्कारों और उसके प्यार की गहराई को अच्छी तरह जानता था। उसने फैसला किया कि वह कल सुबह होते ही अपनी ताकत और पद का इस्तेमाल करके सच का पता लगाकर रहेगा। वह अब सिर्फ एक पति नहीं था, बल्कि इस जिले का सबसे बड़ा अधिकारी भी था, जिसके पास सच को बाहर लाने की तमाम ताकत मौजूद थी। अगली सुबह अर्जुन अपनी पूरी वर्दी और रॉब के साथ तैयार होकर नीचे आया तो देखा कि नाश्ते की मेज पर सन्नाटा छाया हुआ था। उसने नाश्ते को हाथ भी नहीं लगाया और अपनी कैप पहनकर बाहर खड़ी सरकारी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। नौकरों ने डरते डरते दरवाजा खोला और ड्राइवर ने सलाम ठोककर गाड़ी का दरवाजा खोला। अर्जुन ने गाड़ी में बैठते ही अपने पीए गुप्ता को फोन लगाया और कहा कि मुझे तुरंत ऑफिस में पिछले 3 साल की सारी एफआईआर की फाइल चाहिए। उसका इरादा साफ था कि वह देखना चाहता था कि क्या वाकई उसके परिवार ने प्रिया की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट लिखवाई थी या यह सब सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी। कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचते ही वहां का नजारा बदल गया था, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि नया साहब बहुत सख्त मिजाज का है। संतरी ने जोर से एड़ियां रगड़कर सलामी दी और ऑफिस के बाबू अपनी कुर्सियों पर सीधे होकर बैठ गए। अर्जुन ने अपने चैम्बर में घुसते ही वहां की अव्यवस्था को देखकर नाराजगी जताई और चपरासी को
बुलाकर तुरंत सफाई करने का आदेश दिया। वह अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठा, जिसके पीछे भारत का नक्शा और अशोक स्तंभ लगा हुआ था। यह कुर्सी उसे बहुत ताकत दे रही थी, लेकिन उसके अंदर का इंसान बुरी तरह से टूट चुका था। उसने ठंडे पानी का एक गिलास पिया और काम शुरू करने से पहले प्रिया की एक छोटी सी फोटो अपने पर्स से निकालकर मेज की दराज में रख दी। कुछ ही देर में गुप्ता जी फाइलों का एक बड़ा गट्ठर लेकर हाजिर हुए और डरते हुए अर्जुन के सामने रख दिया। अर्जुन ने एक एक करके फाइलों को पलटना शुरू किया और उसकी नजरें 2023 की फाइलों पर टिकी हुई थी। घंटों की छानबीन के बाद भी उसे प्रिया के नाम की या चोरी की कोई भी एफआईआर नहीं मिली, जिसका जिक्र उसकी मां और भाई ने किया था। यह इस बात का पक्का सबूत था कि घर वाले उससे झूठ बोल रहे थे और उन्होंने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। अर्जुन का शक अब यकीन में बदल गया था कि प्रिया अपनी मर्जी से नहीं गई है, बल्कि उसे किसी साजिश के तहत घर से निकाला गया है या गायब किया गया है। दोपहर के समय अर्जुन ने शहर के एसपी को अपने ऑफिस में तलब किया, जो कि उसका पुराना बैचमेट भी था। एसपी राठौर ने आते ही अर्जुन को गले लगाया और बधाई दी, लेकिन अर्जुन का चेहरा देखकर वह समझ गया कि मामला गंभीर है। अर्जुन ने राठौर को दरवाजा बंद करने का इशारा किया और बहुत ही धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा कि मुझे एक बहुत ही गुप्त जांच करवानी है। उसने राठौर को बताया कि उसे शक है कि उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत हुआ है और इसमें उसके अपने परिवार का हाथ हो सकता है। राठौर यह सुनकर हैरान रह गया, लेकिन उसने अपने दोस्त और कोर्ट बॉस को भरोसा दिलाया कि वह अपनी सबसे भरोसेमंद टीम को इस काम पर लगाएगा। शाम होते होते अर्जुन ने शहर के खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ भी एक मीटिंग की और उन्हें शहर के सभी रैन बसेरों और महिला सुधार गृहों की सूची बनाने का आदेश दिया। वह जानता था कि अगर प्रिया घर से निकाली गई होगी और उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वह जरूर किसी न किसी ऐसी जगह पर पनाह लिए होगी। अर्जुन का दिल कह रहा था कि प्रिया अभी भी इसी शहर में है और उसकी मदद का इंतजार कर रही है। उसने खुद को वादा किया कि जब तक वह प्रिया को ढूंढ नहीं लेगा, वह चैन से नहीं सोएगा और न ही उन लोगों को बख्शेगा जिन्होंने उसकी गैरमौजूदगी में उसकी पत्नी का जीना हराम किया है। ऑफिस से निकलते वक्त अर्जुन ने जानबूझकर गाड़ी को पुराने शहर के बाजार की तरफ मोड़ने का आदेश दिया, जहां उसका और प्रिया का अक्सर आना जाना होता था। भीड़ भाड़ वाले बाजार में सरकारी गाड़ी को देखकर लोग रास्ता देने लगे और दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर झांकने लगे। अर्जुन ने काली खिड़की के पीछे से हर एक चेहरे को गौर से देखा, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई जाना पहचाना चेहरा दिख जाए। उसे याद आया कि प्रिया को पुरानी बाजार की चाट बहुत पसंद थी और वे अक्सर यहां चोरी छुपे आया करते थे। उन यादों ने अर्जुन की आंखों में नमी ला दी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया, क्योंकि अब वह एक कमजोर प्रेमी नहीं बल्कि एक जिम्मेदार अधिकारी था। घर वापस लौटने पर अर्जुन ने देखा कि उसके भाई विक्रम के साथ शहर के कुछ नामी बदमाश और ठेकेदार बैठे हुए थे। अर्जुन को देखते ही सब खड़े हो गए, लेकिन अर्जुन ने किसी की तरफ देखा तक नहीं और सीधा अपने कमरे में चला गया। यह विक्रम के लिए एक साफ संदेश था कि अब पुराने दिन लद चुके हैं और घर में अब अर्जुन का कानून चलेगा। अर्जुन ने अपने कमरे में जाकर अपनी डायरी निकाली और उसमें उन सभी लोगों के नाम लिखे जिन पर उसे शक था। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम उसके सगे भाई विक्रम और मां सुमित्रा देवी का था। यह लिखते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका इरादा पक्का था। रात के खाने पर अर्जुन ने फिर से प्रिया का जिक्र नहीं किया, जो कि तूफान से पहले की शांति जैसा था। सुमित्रा देवी बार बार अर्जुन को खुश करने की कोशिश कर रही थी और उसकी पसंद का खाना परोस रही थी। वे कह रही थी कि अब तो तू बड़ा अफसर बन गया है, हम तेरी शादी किसी बड़े घरौने में कर देंगे जहां तुझे ढेर सारा दहेज मिलेगा। यह सुनकर अर्जुन के हाथ में पकड़ा हुआ निवाला वहीं रुक गया और उसे अपनी मां की लालच भरी मानसिकता पर घिन आने लगी।
उसने बिना कुछ बोले खाना छोड़ दिया और उठकर चला गया, जिससे सुमित्रा देवी और विक्रम के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। अर्जुन अपनी बालकनी में खड़ा होकर शहर की बत्तियों को देख रहा था, जो टिमटिमा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं न कहीं इसी शहर के अंधेरे में उसकी प्रिया भी किसी कोने में रो रही होगी। उसने अपनी वर्दी की टोपी को उठाकर सीने से लगाया और शपथ ली कि वह इस शहर के हर एक पत्थर को पलट देगा, लेकिन प्रिया को ढूंढ कर रहेगा। उसका आईएएस बनना तब तक बेकार है जब तक वह अपनी पत्नी को इंसाफ नहीं दिला पाता। कल से उसका असली काम शुरू होगा, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें वह अपने पद और पावर का इस्तेमाल अपने निजी दुश्मनों को बेनकाब करने के लिए करेगा। आधी रात को अर्जुन के फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ एसपी राठौर की आवाज थी, जो बहुत ही दबी हुई थी। राठौर ने बताया कि उसने गुप्त सूत्रों से पता किया है कि 3 साल पहले जिस दिन अर्जुन ट्रेनिंग के लिए गया था, उसी रात सिंघानिया हवेली में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और पड़ोसियों ने रोने चीखने की आवाजें सुनी थीं। राठौर ने यह भी बताया कि विक्रम का संबंध शहर के कुख्यात माफिया डॉन कालिया से है। यह जानकारी मिलते ही अर्जुन की मुट्ठियां फिर से तन गईं और उसकी आंखों में खून उतर आया। अब उसे दिशा मिल गई थी कि उसे अपनी जांच कहां से शुरू करनी है। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन ने अपनी वर्दी नहीं पहनी, बल्कि एक साधारण कुर्ता पजामा पहन लिया और चेहरे पर एक मफलर लपेट लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने अपने ड्राइवर को सरकारी गाड़ी निकालने से मना किया और अपनी निजी पुरानी कार की चाबी उठा ली, जिसे वह कॉलेज के दिनों में चलाया करता था। उसका इरादा आज शहर का दौरा करने का नहीं था, बल्कि वह अपनी पत्नी प्रिया की तलाश में उन जगहों पर जाना चाहता था जहां आमतौर पर बेसहारा लोग पनाह लेते हैं। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे बार बार कह रही थी कि अगर प्रिया इस शहर में है तो वह किसी न किसी मुसीबत में जरूर होगी। उसने अपनी जेब में प्रिया की एक पुरानी तस्वीर रख ली और भगवान का नाम लेकर घर से निकल पड़ा। कानपुर का रेलवे स्टेशन शहर का सबसे व्यस्त और भीड़-भाड़ वाला इलाका था, जहां हर वक्त हजारों मुसाफिरों का आना जाना लगा रहता था। अर्जुन ने अपनी गाड़ी को स्टेशन के बाहर पार्किंग में खड़ा किया और भीड़ में शामिल होकर प्लेटफॉर्म की तरफ चल पड़ा। वहां की हवा में खाने पीने की चीजों की महक के साथ साथ गंदगी और पसीने की बदबू भी मिली हुई थी, जो अर्जुन को बहुत ही असहज महसूस करा रही थी। उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के किनारों पर कई भिखारी बैठे हुए थे, जो आने जाने वालों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहे थे। अर्जुन की नजरें हर उस चेहरे को टटोल रही थीं जो वहां बैठा था, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई सुराग मिल जाए। चलते चलते अर्जुन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंच गया, जहां सबसे ज्यादा गंदगी और अंधेरा था और वहां पुलिस का पहरा भी कम ही रहता था। यहां पर एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी, जहां गरीब और लाचार लोग फटे पुराने कपड़ों में सिमटे हुए पड़े थे। अर्जुन ने देखा कि कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे और एक कोने में कुछ बच्चे भीख में मिले पैसों का हिसाब लगा रहे थे। उसका दिल यह सोचकर बैठ रहा था कि क्या वाकई उसकी प्रिया जैसी नाजुक और संस्कारी लड़की ऐसे माहौल में जीवित रह सकती है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी तलाश जारी रखी, हर उस महिला को गौर से देखते हुए जिसका कद काठी प्रिया से मिलता जुलता था। तभी उसकी नजर एक खंभे के पास बैठी एक महिला पर पड़ी, जो सिर झुकाए बैठी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और वह बहुत ही कमजोर लग रही थी, जैसे कई दिनों से उसने कुछ खाया न हो। अर्जुन के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ गए, क्योंकि उस महिला के बैठने के तरीके में उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। वह अभी कुछ ही दूर था कि तभी वहां एक हट्टा कट्टा आदमी आया, जो हाथ में डंडा लिए हुए था और वहां बैठे भिखारियों को धमका रहा था। वह आदमी शायद वहां का कोई स्थानीय गुंडा था, जो इन बेसहारा लोगों से हफ्ता वसूली करता था और उन्हें डरा कर रखता था। उस गुंडे ने उस महिला के पास जाकर उसे जोर से ठोकर मारी
और गंदी गालियां देते हुए उससे पैसे मांगने लगा। महिला ने डर के मारे अपने आप को और सिकुड़ लिया और अपनी फटी हुई साड़ी से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करने लगी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि आज उसे कुछ भी नहीं मिला है, इसीलिए वह उसे छोड़ दे। लेकिन गुंडे को उसकी हालत पर जरा भी तरस नहीं आया और उसने दोबारा उस पर डंडा तान दिया। अर्जुन से यह दृश्य देखा नहीं गया और उसका खून खौल उठा। वह तेजी से आगे बढ़ा और इससे पहले कि वह डंडा उस बेचारी महिला पर पड़ता, अर्जुन ने उस गुंडे की कलाई पकड़ ली। गुंडा अर्जुन की पकड़ देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई आम आदमी उसके मामले में दखल देने की जुर्रत करेगा। उसने अर्जुन को घूरते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और चिल्लाया कि तू कौन है बे, जो बीच में टांग अड्डा रहा है। अर्जुन ने उसकी कलाई को और जोर से मरोड़ दिया, जिससे उसके हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर गया और वह दर्द से कराह उठा। अर्जुन ने बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा कि औरत पर हाथ उठाने वाले को मर्द नहीं कहते। अर्जुन की आंखों में इतना गुस्सा था कि वह गुंडा पल भर के लिए सहम गया, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की। अर्जुन ने बहुत ही फुर्ती से उसके वार को बचाया और उसे एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वह पीछे जाकर दीवार से टकरा गया। वहां मौजूद बाकी भिखारी और मुसाफिर यह तमाशा देखने के लिए जमा हो गए थे और सब हैरान थे कि यह साधारण सा दिखने वाला आदमी उस गुंडे से कैसे भिड़ गया। तभी वहां गश्त लगा रहे 2 रेलवे पुलिस के सिपाही दौड़ते हुए आए और भीड़ को हटाने लगे। उन्होंने गुंडे को जमीन पर गिरा देखा और अर्जुन की तरफ लपके, यह सोचकर कि शायद अर्जुन ने ही झगड़ा शुरू किया है। एक सिपाही ने अपनी लाठी उठाकर अर्जुन को मारने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे वहीं रोक दिया। अर्जुन ने अपनी जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और सिपाही के सामने कर दिया, जिसे देखते ही सिपाही के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपनी लाठी नीचे की और सावधान की मुद्रा में खड़ा होकर सलाम ठोक दिया। सिपाही की यह हरकत देखकर वहां मौजूद भीड़ और वह गुंडा भी समझ गए कि यह कोई मामूली आदमी नहीं है। अर्जुन ने सिपाही को आदेश दिया कि इस गुंडे को तुरंत गिरफ्तार करो और थाने ले जाओ, मैं इसके खिलाफ खुद एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। पुलिस वाले उस गुंडे को घसीटते हुए ले गए, जबकि अर्जुन वापस उस महिला की तरफ मुड़ा जो अभी भी डर के मारे कांप रही थी और रो रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उस महिला के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया ताकि उसे डराए नहीं। उसने बहुत ही नरम आवाज में पूछा कि क्या तुम्हें चोट लगी है? डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। महिला ने अपना चेहरा नहीं उठाया और अपने घुटनों में सिर छिपाए रखा, जैसे वह दुनिया से छिपना चाहती हो। अर्जुन को उसके हाथों पर कुछ पुराने जले हुए निशान दिखाई दिए, जो शायद सिगरेट से दागे गए थे। यह देखकर अर्जुन का कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि उसे याद आया कि प्रिया को खाना बनाते वक्त अक्सर हाथ जलने का डर रहता था। उसने हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके कंधे को छूने की कोशिश की। जैसे ही अर्जुन का हाथ उसके कंधे पर लगा, महिला जोर से चीख पड़ी और पीछे खिसक गई। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह आवाज फटी हुई और दर्द से भरी जरूर थी, लेकिन यह उसी की प्रिया की आवाज थी जिसे वह हजारों की भीड़ में भी पहचान सकता था। अर्जुन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और उसका गला रुंध गया। उसने कांपते हुए हाथों से उस महिला के उलझे हुए बालों को हटाया और उसका चेहरा ऊपर उठाने की कोशिश की। महिला विरोध कर रही थी, लेकिन अर्जुन की पकड़ मजबूत थी। जब उस महिला का चेहरा रोशनी में आया तो अर्जुन की सांसें अटक गईं। धूल और मिट्टी की परतों के नीचे वह चेहरा प्रिया का ही था, लेकिन अब वह पहले जैसी खिली हुई और सुंदर नहीं रही थी। उसकी गाल पिचके हुए थे, होंठ सूखे हुए थे और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे, लेकिन उन डरी हुई आंखों में वही मासूमियत थी जो अर्जुन को दीवाना बनाती थी।
अर्जुन के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, प्रिया। यह सुनते ही प्रिया एकदम से शांत हो गई और उसने अपनी पथराई हुई आंखों से अर्जुन की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसका अर्जुन खड़ा है। प्रिया ने कांपते हुए हाथों से अर्जुन के चेहरे को छूने की कोशिश की, जैसे वह यह तसल्ली करना चाहती हो कि यह कोई सपना तो नहीं है। उसकी उंगलियां अर्जुन के गालों पर फिरने लगीं और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके गले से सिर्फ सिसकियां ही निकल पा रही थीं। अर्जुन अब खुद को रोक नहीं पाया और उसने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। वह वहीं प्लेटफॉर्म के गंदे फर्श पर बैठकर बच्चों की तरह रोने लगा। एक जिलाधिकारी, जिसके एक इशारे पर पूरा जिला चलता था, आज अपनी पत्नी की हालत देखकर बिल्कुल टूट चुका था। वहां जमा भीड़ यह दृश्य देखकर सन्न रह गई थी, क्योंकि उन्होंने कभी किसी बड़े अफसर को किसी भिखारी को गले लगाकर रोते हुए नहीं देखा था। अर्जुन को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोचेंगे या उसकी वर्दी पर दाग लग जाएगा। उसके लिए इस वक्त सिर्फ प्रिया मायने रखती थी, जिसे उसने खो दिया था और अब वापस पा लिया था। उसने प्रिया के कान में धीरे से कहा, मैं आ गया हूं प्रिया, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे माफ कर दो, मैं देर से आया। प्रिया ने अपना सिर अर्जुन के सीने पर रख दिया और शायद सालों बाद उसे सुरक्षित महसूस हुआ। अर्जुन ने प्रिया को अपनी गोद में उठाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने शादी के दिन उसे उठाया था। प्रिया इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसका वजन न के बराबर लग रहा था, जो अर्जुन के दिल को और भी ज्यादा कचोट रहा था। वह उसे लेकर प्लेटफॉर्म से बाहर की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में अब एक अलग ही तरह का संकल्प और क्रोध था। पुलिस वाले उसके लिए रास्ता बना रहे थे और लोग अदब से पीछे हट रहे थे। अर्जुन की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी आग थी जो उन सभी लोगों को जलाकर राख कर देने के लिए काफी थी, जिन्होंने प्रिया को इस हालत में पहुंचाया था। कार के पास पहुंचकर अर्जुन ने प्रिया को पिछली सीट पर लेटाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। उसने ड्राइवर को आदेश दिया कि गाड़ी सीधे सिविल लाइंस स्थित जिलाधिकारी के बंगले पर ले चलो और रास्ते में ही सिविल सर्जन को फोन करके वहां पहुंचने को कहो। प्रिया अभी भी बेहोशी की हालत में थी और अर्जुन उसका हाथ कसकर पकड़े हुए था। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और बहुत ही प्यार से प्रिया के चेहरे से धूल साफ करने लगा। जैसे जैसे धूल की परतें हट रही थीं, वैसे वैसे अर्जुन का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे प्रिया के चेहरे पर भी चोट के पुराने निशान दिखाई दे रहे थे। गाड़ी जब जिलाधिकारी के शानदार बंगले के पोर्च में रुकी, तो वहां का स्टाफ अपने साहब को एक भिखारन के साथ देखकर हैरान रह गया, लेकिन अर्जुन के चेहरे का भाव देखकर किसी की भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपने नौकरों को चिल्लाकर आदेश दिया कि मेहमानों वाला कमरा तुरंत तैयार करो और गर्म पानी का इंतजाम करो। वह प्रिया को गोद में उठाकर अंदर ले गया, उसी घर में जहां उसे रानी की तरह रहना चाहिए था। आज वह वापस तो आई थी, लेकिन एक टूटी हुई और बिखरी हुई रूह बनकर, जिसे समेटना अर्जुन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। थोड़ी ही देर में शहर के सबसे बड़े डॉक्टर और नर्सों की टीम वहां पहुंच गई और उन्होंने प्रिया का इलाज शुरू कर दिया। अर्जुन कमरे के बाहर खड़ा होकर बेचैनी से टहल रहा था और हर पल उसे एक सदी जैसा लग रहा था। उसे अंदर से आती डॉक्टरों की बातें और मशीनों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो उसे और भी ज्यादा डरा रही थीं। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि प्रिया को कुछ न हो, वरना वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। तभी अंदर से एक नर्स बाहर आई और उसने बताया कि मरीज को होश आ गया है, लेकिन वह बहुत डरी हुई है और बार बार किसी को न मारने की भीख मांग रही है। अर्जुन तुरंत कमरे के अंदर गया और देखा कि प्रिया बिस्तर के एक कोने में सिमटी हुई बैठी है और डॉक्टरों को अपने पास आने नहीं दे रही है। उसकी आंखों में वही खौफ था जो उसने स्टेशन पर देखा था। अर्जुन ने डॉक्टरों को इशारा किया कि वे थोड़ा पीछे हट जाएं और खुद धीरे धीरे प्रिया के पास गया। उसने बहुत ही प्यार से प्रिया का नाम पुकारा और कहा,
देखो, ये हमारा घर है, यहां कोई तुम्हें नहीं मारेगा। उसकी आवाज सुनकर प्रिया थोड़ी शांत हुई और उसने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहचान की एक हल्की सी चमक आई और वह धीरे से बड़बड़ाई, मान जी, खाना, मुझे मत मारो। ये शब्द सुनकर अर्जुन के कानों में जैसे बम फट गया। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें उसकी अपनी मां और परिवार का हाथ है। उसका शक अब हकीकत में बदल चुका था। एक तरफ उसकी पत्नी थी जो दर्द और सदमे में थी, और दूसरी तरफ उसका परिवार था जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं। अर्जुन ने प्रिया का सिर अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। उसने कसम खाई कि जिन हाथों ने प्रिया को मारा है वह उन हाथों को कानून की हथकड़ी पहनाकर ही दम लेगा। अर्जुन कमरे से बाहर निकला तो उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। उसने अपने पीए को बुलाया और कहा कि मुझे अभी इसी वक्त एसपी राठौर और शहर के सारे बड़े पुलिस अधिकारियों की एक आपातकालीन मीटिंग चाहिए। उसने कहा कि यह कोई साधारण मीटिंग नहीं होगी। आज रात से शहर में एक ऐसा अभियान शुरू होगा जो इतिहास में याद रखा जाएगा। अर्जुन अब सिर्फ एक पति नहीं था जो अपनी पत्नी के लिए दुखी था, बल्कि वह एक ऐसा योद्धा बन चुका था जो अपने दुश्मनों को उनकी सही जगह दिखाने के लिए तैयार था। उसका युद्ध अब शुरू हो चुका था। जिलाधिकारी के विशाल बंगले के बाहर सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन अंदर के कमरों में बेचैनी और तनाव का माहौल था। शहर के सबसे वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम पिछले 2 घंटों से प्रिया के इलाज में जुटी हुई थी। अर्जुन बेडरूम के दरवाजे के बाहर एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था और उसकी नजरें लगातार बंद दरवाजे पर टिकी हुई थीं। उसके दिमाग में हजारों सवाल एक साथ घूम रहे थे, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक ही जवाब मांग रहा था कि क्या प्रिया ठीक हो जाएगी। समय का एक एक पल अर्जुन के लिए किसी सदी से कम नहीं था और वह हर आहट पर चौंक जाता था। आखिरकार बेडरूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर वर्मा अपने चेहरे पर पसीना पोंछते हुए बाहर निकले। उनका चेहरा देखकर ही अर्जुन समझ गया कि खबर अच्छी नहीं है और उसके पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। डॉक्टर वर्मा ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि सर, मरीज की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बहुत ही नाजुक है। उन्होंने बताया कि प्रिया के शरीर में खून की भारी कमी है और वह गंभीर कुपोषण का शिकार है। यह सुनकर अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दीवार का सहारा ले लिया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी को खाने के लिए भी तरसना पड़ा था। डॉक्टर वर्मा ने एक फाइल अर्जुन के हाथ में थमा दी जिसमें प्रिया की मेडिकल रिपोर्ट थी और कहा कि आपको यह देखना चाहिए। अर्जुन ने कांपते हाथों से फाइल खोली तो उसमें लिखी हर एक लाइन उसके दिल पर खंजर की तरह चुभ रही थी। रिपोर्ट में लिखा था कि प्रिया के बाएं हाथ की कलाई की हड्डी टूटी हुई थी, जो बिना इलाज के ही गलत जुड़ गई थी। इसके अलावा उसकी पीठ और पैरों पर कई पुराने जख्मों के निशान थे, जो किसी नुकीली चीज या जलती हुई सिगरेट से दिए गए थे। यह पढ़ते ही अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। अर्जुन ने डॉक्टर से पूछा कि क्या ये चोटें किसी दुर्घटना की वजह से लगी हैं या किसी ने जानबूझकर उसे मारा है। डॉक्टर वर्मा ने बहुत ही गंभीर होकर जवाब दिया कि सर, मेडिकल साइंस के मुताबिक ये चोटें एक्सीडेंटल नहीं हो सकती। उन्होंने साफ कहा कि ये निशान लंबे समय तक दी गई शारीरिक प्रताड़ना का सबूत हैं और मरीज को शायद महीनों तक कमरे में बंद करके रखा गया था। डॉक्टर के ये शब्द अर्जुन के कानों में पिघला हुआ सीसा बनकर उतर गए और उसका शक अब पूरी तरह से यकीन में बदल गया। उसे समझ आ गया कि उसके घरवाले सिर्फ झूठ नहीं बोल रहे थे, बल्कि वे हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे। डॉक्टर के जाने के बाद अर्जुन ने भारी कदमों से कमरे के अंदर प्रवेश किया, जहां प्रिया अब सो रही थी। कमरे में दवाइयों की गंध फैली हुई थी और मशीनों की बीप बीप की आवाज माहौल को और भी उदास बना रही थी। प्रिया का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसके
हाथों में ड्रिप लगी हुई थी जो उसे जरूरी पोषक तत्व दे रही थी। अर्जुन धीरे से उसके बिस्तर के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया और उसने प्रिया के माथे पर हाथ रखा। उसका माथा अभी भी थोड़ा गर्म था और वह नींद में भी बेचैन लग रही थी। अर्जुन ने गौर से देखा कि उसकी गर्दन पर भी कुछ पुराने काले निशान थे जो शायद किसी भारी गहने को जबरदस्ती खींचने से बने थे। अचानक प्रिया नींद में बड़बड़ाने लगी और उसके चेहरे पर डर के भाव उभर आए। वह जोर जोर से सिर हिला रही थी, जैसे किसी चीज का विरोध कर रही हो, और उसके मुंह से कुछ अस्पष्ट शब्द निकल रहे थे। अर्जुन ने झुककर सुनने की कोशिश की तो उसे सुनाई दिया, माँ जी मुझे मत निकालो, मैंने चोरी नहीं की। विक्रम भैया झूठ बोल रहे हैं। ये शब्द अर्जुन के दिल को चीरते हुए निकल गए। प्रिया नींद में उस भयानक रात को याद कर रही थी जब उसे घर से निकाला गया था। वह बार बार कह रही थी कि वह निर्दोष है और अर्जुन वापस आकर सब ठीक कर देगा। प्रिया का बड़बड़ाना जारी रहा और वह कहने लगी कि उसे भूखा मत रखो, वह कोई भी काम कर लेगी, लेकिन उसे घर से बाहर मत फेंको। उसकी आंखों से बंद, पलकों के बावजूद आंसू बह रहे थे जो तकिए को गीला कर रहे थे। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे शांत करने की कोशिश की। प्रिया मैं आ गया हूं, अब सब ठीक है। लेकिन प्रिया अभी भी अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी और वर्तमान की हकीकत को नहीं पहचान पा रही थी। वह चिल्लाई कि उसे उस गंदे कमरे में मत बंद करो जहां चूहे हैं। यह सुनकर अर्जुन का शरीर गुस्से से कांपने लगा। अर्जुन को अब पूरी कहानी समझ में आने लगी थी कि कैसे उसके जाते ही उसके परिवार ने अपना असली रंग दिखा दिया था। वे लोग शायद इसी मौके की ताक में थे कि कब अर्जुन ट्रेनिंग के लिए जाए और वे प्रिया को रास्ते से हटा सकें। उन्होंने न केवल उसे मारा पीटा बल्कि उस पर चोरी और बदचलनी का झूठा आरोप लगाकर उसे घर से निकाल दिया। अर्जुन को याद आया कि उसकी मां हमेशा दहेज को लेकर ताने मारती थी और प्रिया के परिवार वालों को नीचा दिखाती थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मां इतना गिर सकती है कि एक अकेली औरत को सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दे। प्रिया की हालत देखकर अर्जुन के अंदर का आईएएस अधिकारी जाग उठा और उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। अब वक्त रोने का नहीं था, बल्कि उन दरिंदों को सजा दिलाने का था जिन्होंने उसकी पत्नी की यह हालत की थी। उसने प्रिया के सिर पर आखिरी बार हाथ फेरा और कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। अब वहां दुख नहीं बल्कि एक ठंडा और खामोश गुस्सा था। उसने अपने पीए गुप्ता को तुरंत अंदर बुलाया, जो बाहर बरामदे में फाइलें लिए खड़ा था। गुप्ता ने साहब का चेहरा देखकर समझ लिया कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। अर्जुन ने गुप्ता से बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि मुझे अगले 1 घंटे के अंदर शहर के सबसे अच्छे वकील और अपनी लीगल टीम यहां चाहिए। उसने यह भी आदेश दिया कि इस बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी जाए और बिना मेरी इजाजत के कोई भी अंदर न आ सके, चाहे वह मेरा परिवार ही क्यों न हो। गुप्ता ने तुरंत हामी भरी और फोन पर निर्देश देने लगा। अर्जुन ने अपनी डायरी निकाली और उसमें प्रिया के बड़बड़ाए हुए शब्दों को नोट करना शुरू कर दिया। ये शब्द केवल बड़बड़ाहट नहीं थे, बल्कि उसके परिवार के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत थे जो उन्हें कोर्ट में घसीटने के लिए काफी थे। तभी अर्जुन का फोन बजा और स्क्रीन पर मान का नाम चमक रहा था। अर्जुन ने फोन को देखा और उसकी आंखों में नफरत की चमक आ गई। वह जानता था कि मान उसे यह पूछने के लिए फोन कर रही होंगी कि वह घर क्यों नहीं आया। उसने फोन नहीं उठाया, बल्कि उसे साइलेंट करके जेब में रख लिया। वह अभी उनसे बात करके अपना गुस्सा जाहिर नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि जब वह उनसे मिले तो उसके पास इतने सबूत हों कि वे चाहकर भी झूठ न बोल सकें। उसने फैसला किया कि वह अपने परिवार के साथ कोई रियायत नहीं बरतेगा। वह उनके साथ वैसा ही सुलूक करेगा जैसा एक अपराधी के साथ किया जाता है। अर्जुन ने वापस अपने ऑफिस रूम का रुख किया और वहां रखी पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि शादी के समय प्रिया के पिता ने उसे कुछ जमीन के कागजात दिए थे जो उसके नाम पर थे। अर्जुन को शक था कि उसके भाई विक्रम ने
उन कागजों में हेराफेरी करके वह जमीन अपने नाम करवा ली होगी। अगर ऐसा हुआ है तो यह जालसाजी और धोखाधड़ी का साफ मामला बनता है। उसने लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के तहसीलदार को फोन लगाया और कहा कि उसे शहर के पॉश इलाके की उस जमीन की पुरानी रजिस्ट्री की कॉपी तुरंत चाहिए। तहसीलदार इतनी रात को डीएम का फोन पाकर घबरा गया। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह बार बार प्रिया की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रहा था ताकि उसे अपना गुस्सा याद रहे। उसे वह पल याद आ रहा था जब उसने प्रिया से वादा किया था कि वह उसे दुनिया की सारी खुशियां देगा। आज वह वादा उसे मुंह चिढ़ा रहा था, क्योंकि वह उसे सुरक्षा देने में भी नाकाम रहा था। उसने खुद को शीशे में देखा और कसम खाई कि जब तक प्रिया के चेहरे पर वापस मुस्कान नहीं आ जाती, वह चैन से नहीं बैठेगा। उसने अपने मन को कठोर कर लिया, क्योंकि आने वाली लड़ाई अपनों के खिलाफ थी और उसमें भावनाएं कमजोर कर सकती थीं। थोड़ी देर बाद एक नर्स दौड़ती हुई आई और बोली कि सर, मैडम को होश आ गया है और वह पानी मांग रही हैं। अर्जुन तुरंत बेडरूम की तरफ भागा और देखा कि प्रिया आंखें खोले छत को घूर रही थी। उसने अर्जुन को देखा तो इस बार उसकी आंखों में पहचान थी। उसने बहुत ही कमजोर आवाज में कहा, अर्जुन, तुम सच में आए हो या मैं मर चुकी हूं? अर्जुन ने गिलास से पानी का एक घूंट उसे पिलाया और कहा, मैं सच में आया हूं प्रिया, और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिया ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि कैसे अर्जुन के जाने के 1 महीने बाद ही घर का माहौल बदल गया था। उसने बताया कि मां जी ने उसे नौकरों की तरह काम कराना शुरू कर दिया था और विक्रम ने उसके कमरे में घुसने की कोशिश की थी। जब उसने इसका विरोध किया तो उन्होंने उस पर ही गंदा आरोप लगा दिया। उसने बताया कि कैसे एक रात उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर शहर से दूर अनजान जगह पर छोड़ दिया गया था और धमकी दी थी कि अगर वह वापस आई तो जान से मार देंगे। प्रिया की बातें सुनकर अर्जुन का खून खौल रहा था, लेकिन वह चुपचाप सुनता रहा ताकि उसे पूरी सच्चाई पता चल सके। प्रिया ने यह भी बताया कि उसने कई बार अर्जुन को पत्र लिखने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पास न तो पैसा था और न ही पता। वह स्टेशन पर इसलिए रहती थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन अर्जुन ट्रेन से वापस आएगा और वह उसे देख लेगी। 3 साल तक वह हर रोज हर ट्रेन को आते हुए देखती थी और भूखी प्यासी उसका इंतजार करती थी। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में फिर से नमी आ गई और उसे अपनी ट्रेनिंग और सफलता सब बेकार लगने लगी। उसने प्रिया के माथे को चूमा और कहा कि तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब तुम डीएम की पत्नी हो और कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। सुबह के 4 बजते बजते अर्जुन ने एक पूरा खाका तैयार कर लिया था कि उसे आगे क्या करना है। उसने पुलिस कमिश्नर को एक गुप्त नोट भेजा जिसमें उसने अपने ही घर की तलाशी लेने की अनुमति मांगी थी। यह एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि एक डीएम अपने ही घर पर छापा मरवाने जा रहा था। लेकिन अर्जुन के लिए अब वह घर नहीं, बल्कि एक अपराध का अड्डा था। वह जानता था कि वहां उसे प्रिय के गहने और जाली कागजात जरूर मिलेंगे। उसने अपनी टीम को सुबह 6 बजे तैयार रहने का आदेश दिया। सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन ने अपनी वर्दी पहनी और अपने बैज को बहुत ध्यान से लगाया। आज उसे अपनी वर्दी का वजन बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था, क्योंकि आज वह अपनी ड्यूटी एक बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक पति और एक अधिकारी के रूप में निभाने जा रहा था। उसने प्रिया के कमरे में झांककर देखा तो वह गहरी नींद में सो रही थी। शायद सालों बाद उसे इतनी सुकून की नींद आई थी। अर्जुन ने नर्स को सख्त हिदायत दी कि प्रिया को किसी भी तरह की तकलीफ न हो और वह बाहर निकल आया। बाहर उसका काफिला तैयार खड़ा था। पुलिस की जिप्सियां और कमांडो उसका इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर से कहा, सिंघानिया हवेली चलो। ड्राइवर ने हैरान होकर शीशे में देखा, क्योंकि साहब आज बहुत ही खतरनाक मूड में लग रहे थे।
गाड़ियों का काफिला सायरन बजाते हुए शहर की सड़कों पर दौड़ पड़ा। लोग सुबह सुबह इतना भारी पुलिस बल देखकर हैरान थे और तरह तरह के कयास लगा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि शहर का नया राजा अपने ही महल को ढाने जा रहा है। रास्ते में अर्जुन ने उन सभी सबूतों को अपने दिमाग में दोहराया जो उसने रात भर में इकट्ठे किए थे। प्रिया का बयान, मेडिकल रिपोर्ट और लैंड रिकॉर्ड की शुरुआती जानकारी, ये सब मिलकर विक्रम और उसकी मांग के खिलाफ एक मजबूत केस बना रहे थे। अर्जुन जानता था कि जैसे ही वह घर पहुंचेगा, वहां ड्रामा होगा, रोना धोना होगा और भावनात्मक अत्याचार किया जाएगा। लेकिन उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। वह तैयार था हर उस रिश्ते को तोड़ने के लिए जो अन्याय की बुनियाद पर टिका था। गाड़ी हवेली के गेट पर पहुंची तो देखा कि गेट बंद था। पुलिस वालों ने तुरंत नीचे उतरकर गेट को जबरदस्ती खुलवाया। अर्जुन की गाड़ी सीधे पोर्च में जाकर रुकी। घर के नौकर और सुरक्षाकर्मी पुलिस को देखकर घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। अर्जुन गाड़ी से उतरा। उसकी चाल में वही पुराना रौब था, लेकिन आंखों में जो आग थी वह नई थी। उसने अपने साथ आए पुलिस इंस्पेक्टर को इशारा किया कि घर को चारों तरफ से घेर लो। आज इस घर की दीवारों के पीछे छिपे हर राज का पर्दाफाश होने वाला था। सिंघानिया हवेली के भारी भरकम लोहे के गेट को पुलिस की जीप ने धकेल कर खोल दिया और सायरन की गूंज से पूरा मोहल्ला जाग गया। सुबह की शांति को चीरती हुई पुलिस की गाड़ियां सीधे पोर्च में जा रुकीं, जहां आमतौर पर केवल परिवार की गाड़ियां खड़ी होती थीं। घर के अंदर सो रहे नौकर और सुरक्षाकर्मी हड़बड़ा कर उठे और उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया है। हवेली को चारों तरफ से सशस्त्र पुलिस बल ने घेर लिया था, जैसे कि अंदर कोई खतरनाक आतंकवादी छिपा हो। यह नजारा देखने के लिए पड़ोसियों की भीड़ भी छतों पर जमा होने लगी थी और सब हैरान थे कि डीएम साहब के घर पर ही पुलिस क्यों आई है। शोर सुनकर सुमित्रा देवी और विक्रम घबराए हुए हालत में बाहर निकले और पुलिस को देखकर उनके होश उड़ गए। विक्रम ने गुस्से में चिल्लाते हुए इंस्पेक्टर से पूछा कि यह क्या बदतमीजी है और किसकी इजाजत से तुम लोग अंदर आए हो। तभी पीछे से एक काली एम्बेसडर कार आकर रुकी और उसमें से अर्जुन सिंघानिया बाहर निकला। उसने अपनी वर्दी नहीं पहनी थी, लेकिन उसका सफेद शर्ट और काली पतलून ही उसके रौब को बयां कर रही थी। उसने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था और उसके चेहरे पर किसी भी तरह का भाव नहीं था। विक्रम अपने भाई को देखकर थोड़ा ठंडा पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सवाल थे। अर्जुन ने बिना किसी भूमिका के इंस्पेक्टर को आदेश दिया कि घर के एक एक कोने की तलाशी ली जाए और कोई भी सदस्य अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सुमित्रा देवी ने आगे बढ़कर अर्जुन का हाथ पकड़ने की कोशिश की और रोनी सूरत बनाकर बोली कि बेटा, यह तू क्या कर रहा है? अपने ही घर में पुलिस बुला ली। अर्जुन ने बहुत ही सख्ती से अपना हाथ छुड़ाया और अपनी मां की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसने कहा कि मिसेज सिंघानिया, यह एक बेटे का घर नहीं बल्कि एक अपराधी का ठिकाना है, जिसकी जांच करना एक जिला अधिकारी का कर्तव्य है। अर्जुन के साला तो मुंह से मिसेज सिंघानिया शब्द सुनकर सुमित्रा देवी सन्न रह गई। पुलिस वालों ने घर के अंदर घुसकर तलाशी लेनी शुरू कर दी और अलमारियों से सामान निकालकर बाहर फेंकना शुरू किया। विक्रम ने इसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन दो हट्टे कट्टे पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और सोफे पर बैठा दिया। अर्जुन हॉल के बीचों बीच खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था और उसकी नजरें उस बड़ी तिजोरी पर टिकी थीं जो उसकी मां के कमरे में थी। उसने चाबी बनाने वाले को इशारा किया जो पुलिस के साथ ही आया था और उसे तिजोरी तोड़ने का आदेश दिया। विक्रम चिल्ला रहा था कि यह गैरकानूनी है और वह कोर्ट जाएगा, लेकिन अर्जुन ने उसकी एक न सुनी। थोड़ी ही देर में लोहे की भारी तिजोरी को कट्टर और हथौड़े की मदद से खोल दिया गया और उसके अंदर रखे नोटों के बंडल और गहनों के डिब्बे बाहर गिर पड़े। अर्जुन ने आगे बढ़कर एक लाल मखमली डिब्बा उठाया जिसे वह बहुत अच्छी तरह पहचानता था। उसने उस डिब्बे
को सबके सामने खोला तो उसमें हीरे का वह हार चमक रहा था जो उसने अपनी पहली कमाई से प्रिया को दिया था। अर्जुन ने वह हार अपनी मां के चेहरे के सामने लहराया और पूछा कि अगर प्रिया गहने चुराकर भागी थी तो यह हार आपकी तिजोरी में क्या कर रहा है? सुमित्रा देवी का चेहरा पीला पड़ गया और उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अर्जुन ने तिजोरी से कुछ और कागजात निकाले और उन्हें ध्यान से पढ़ने लगा, जो कि जमीन की रजिस्ट्री के कागज थे। इन कागजों के मुताबिक प्रिया के पिता द्वारा दी गई जमीन अब विक्रम के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी थी और उस पर प्रिया के अंगूठे का निशान लगा हुआ था। अर्जुन जानता था कि प्रिया पढ़ी लिखी थी और वह हमेशा हस्ताक्षर करती थी, अंगूठा नहीं लगाती थी। यह साफ तौर पर जालसाजी का मामला था। उसने उन कागजों को सबूत के तौर पर अपने पीए के हवाले किया और कहा कि इसे सील कर दो। अब उसके पास अपने परिवार के खिलाफ चोरी और धोखाधड़ी का पक्का सबूत मौजूद था। घर के पुराने नौकर रामू काका एक कोने में खड़े होकर यह सब देख रहे थे और डर के मारे कांप रहे थे। अर्जुन की नजर उन पर पड़ी और उसे याद आया कि रामू काका उस रात भी यहीं थे जब प्रिया को निकाला गया था। अर्जुन उनके पास गया और बहुत ही नरम आवाज में पूछा कि काका, आप तो सच जानते हैं, बताइए उस रात क्या हुआ था? रामू काका ने पहले विक्रम की तरफ देखा जो उन्हें घूर रहा था, लेकिन अर्जुन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें कुछ नहीं होगा। रामू काका ने रोते हुए बताया कि छोटे मालिक ने बहू को बहुत मारा था और बारिश में धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। रामू काका की गवाही ने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया और विक्रम का चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया। उन्होंने बताया कि कैसे सुमित्रा देवी ने उन्हें मना किया था कि अगर उन्होंने किसी को कुछ भी बताया तो वे उन्हें नौकरी से निकाल देंगी और झूठे केस में फंसा देंगी। अर्जुन ने तुरंत इंस्पेक्टर को आदेश दिया कि रामू काका का बयान अभी इसी वक्त रिकॉर्ड किया जाए और उन्हें सरकारी गवाह बनाया जाए। विक्रम ने गालियां देनी शुरू कर दी और अर्जुन को धमकी दी कि वह उसका करियर बर्बाद कर देगा, लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने घर के लैंडलाइन फोन और विक्रम के मोबाइल को जब्त करने का आदेश दिया ताकि वे किसी से संपर्क न कर सके। उसने पाया कि विक्रम के फोन में कई ऐसे नंबर थे जो शहर के नामी अपराधियों और भूमाफियाओं के थे। अर्जुन ने साइबर सेल की टीम को बुलाकर डेटा रिकवर करने को कहा। उसे शक था कि विक्रम ने अपनी काली कमाई को ठिकाने लगाने के लिए कई फर्जी कंपनियां बना रखी हैं। यह मामला अब सिर्फ घरेलू हिंसा का नहीं रह गया था, बल्कि यह एक संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ इशारा कर रहा था, जिसकी जड़ें बहुत गहरी। अर्जुन दोपहर तक वहीं रुका रहा और उसने घर को पूरी तरह से सील करने की कार्रवाई शुरू करवाई। उसने अपनी मां और भाई से कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती वे शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते और उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए। सुमित्रा देवी अब चब खली वाई गिड़गिड़ाने लगी थी और अर्जुन को पुराने दिनों की दुहाई दे रही थी कि कैसे उन्होंने उसे पाल पोसकर बड़ा किया है। लेकिन अर्जुन का दिल अब पत्थर का हो चुका था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने प्रिया का वह चेहरा घूम रहा था जो उसने स्टेशन पर देखा था। हवेली से निकलकर अर्जुन सीधा कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचा, जहां उसकी पूरी टीम उसका इंतजार कर रही थी। उसने शहर के सभी बैंक मैनेजरों को तलब किया और सिंघानिया ग्रुप के खातों की जानकारी मांगी। जांच में पता चला कि पिछले 3 सालों में विक्रम के खातों में करोड़ों का संदिग्ध लेन देन हुआ था। यह पैसा उन जमीनों को बेचकर आया था जिन पर अवैध कब्जा किया गया था। अर्जुन ने तुरंत आदेश जारी किया कि विक्रम और उसकी मां के सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएं, ताकि वे एक भी रुपया इधर उधर न कर सकें। यह उनके लिए आर्थिक रूप से सबसे बड़ी चोट थी। शाम होते होते अर्जुन के पास शहर के रजिस्ट्री ऑफिस के क्लर्क का इकबालिया बयान भी आ गया था। पुलिस की पूछताछ में क्लर्क ने कबूला कि विक्रम ने उसे डरा धमकाकर
प्रिया की जमीन के कागजात पर फर्जी हस्ताक्षर करवाए थे। उसने यह भी बताया कि विक्रम ने उसे रिश्वत दी थी और कहा था कि डीएम उसका सगा भाई है, इसीलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्जुन ने उस फाइल पर अपने हस्ताक्षर किए और क्लर्क के साथ साथ तत्कालीन तहसीलदार को भी सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। वह व्यवस्था की सफाई अपने घर से शुरू करके पूरे सिस्टम तक ले जा रहा था। अर्जुन ने अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा तो सूरज ढल रहा था और पूरा शहर लाल रोशनी में नहाया हुआ था। उसे महसूस हुआ कि आज उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जो उसके रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन एक प्रशासक के रूप में उसे अपने फैसले पर गर्व था। उसने प्रिया को फोन लगाया जो अस्पताल में थी और नर्स ने बताया कि वह अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही है। अर्जुन ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब वह प्रिया को बता सकता है कि उसके गुनहगारों के खिलाफ शिकंजा कस चुका है। रात को अर्जुन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें शहर के सभी पत्रकार मौजूद थे। सब जानना चाहते थे कि डीएम साहब के घर पर पुलिस क्यों गई थी। अर्जुन ने बिना किसी लाग लपेट के मीडिया को बताया कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह डीएम का परिवार ही क्यों न हो। उसने घोषणा की कि घरेलू हिंसा और धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच निष्पक्ष होगी। इस बयान ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी और लोगों के दिलों में अर्जुन के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। अब वह सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि एक नायक बन चुका था। अगले दिन की सुबह अर्जुन ने एक विशेष टीम का गठन किया जिसका काम उन सभी संपत्तियों की जांच करना था जो विक्रम ने पिछले 3 सालों में खरीदी थी। उसे शक था कि इसमें गरीबों की जमीनें हड़पी गई हैं। जांच में सामने आया कि शहर के बाहरी इलाके में एक अनाथालय की जमीन पर भी विक्रम ने कब्जा किया था और वहां एक रिसॉर्ट बना रहा था। यह खबर मिलते ही अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत बुलडोजर भेजने का आदेश दिया और कहा कि अवैध निर्माण को 24 घंटे के अंदर गिरा दिया जाए। इस बीच विक्रम ने अपने राजनीतिक आकाओं को फोन करके मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की सख्त छवि के कारण कोई भी नेता बीच में नहीं आना चाहता था। सबको डर था कि अगर उन्होंने विक्रम का साथ दिया तो अर्जुन उन्हें भी नहीं बख्शेगा। विक्रम अब पूरी तरह से अकेला पड़ गया था और वह अपनी ही हवेली में एक कैदी की तरह महसूस कर रहा था। सुमित्रा देवी बीमार पड़ने का नाटक करने लगी, लेकिन अर्जुन ने सरकारी डॉक्टरों की एक टीम भेजकर उनकी जांच करवाई और रिपोर्ट में सब सामान्य निकला। अर्जुन ने पुलिस कमिश्नर के साथ बैठकर चार्जशीट तैयार की जिसमें हत्या की कोशिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और घरेलू हिंसा की धाराएं लगाई गईं। यह एक बहुत ही मजबूत केस था जिसमें बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अर्जुन ने सुनिश्चित किया कि हर गवाह को सुरक्षा मिले ताकि विक्रम उन्हें डरा न सके। उसने रामू काका और उस ड्राइवर को पुलिस लाइन में शिफ्ट करवा दिया। अर्जुन की कानूनी तैयारी इतनी पक्की थी कि बड़े से बड़ा वकील भी इसमें सेंध नहीं लगा सकता था। दिन खत्म होते होते अर्जुन वापस अस्पताल गया जहां प्रिया उसका इंतजार कर रही थी। प्रिया ने टीवी पर अर्जुन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर पूछा कि क्या तुम अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर ठीक कर रहे हो? अर्जुन ने उसके माथे को चूमा और कहा कि मेरा परिवार तुम हो प्रिया, और जिसने तुम्हें तकलीफ दी है वह मेरा कुछ नहीं लगता। उसने प्रिया को बताया कि बहुत जल्द उसे पूरा इंसाफ मिलेगा और उसका खोया हुआ सम्मान वापस आएगा। अर्जुन ने तय कर लिया था कि कल वह विक्रम और अपनी मां को गिरफ्तार करवाएगा। यह फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन न्याय की मांग यही थी। उसने सोचा कि समाज में एक मिसाल कायम होनी चाहिए कि पद और पैसा किसी को भी अपराध करने का लाइसेंस नहीं देता। उसने अपनी डायरी में कल की तारीख के साथ एक नोट लिखा, न्याय का दिन। बाहर बारिश शुरू हो गई थी जो शायद शहर के पापों को धोने का संकेत थी, और अर्जुन खिड़की के पास खड़ा होकर आने वाले कल के तूफान का इंतजार कर रहा था। कानपुर शहर के लिए
आज का सूरज एक नई सुबह लेकर आया था, लेकिन सिंघानिया हवेली के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। भारी बारिश के बीच पुलिस की गाड़ियों का एक लंबा काफिला सायरन बजाते हुए शहर की सड़कों से गुजर रहा था। सबसे आगे अर्जुन की सरकारी गाड़ी थी, जिसमें वह बहुत ही शांत मुद्रा में बैठा था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। आज उसे अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लेना था। एक ऐसा फैसला जो उसके रिश्तों की बलि मांग रहा था, लेकिन उसके कर्तव्य के लिए जरूरी था। उसने अपनी वर्दी की टोपी को ठीक किया और ड्राइवर को गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने का इशारा किया, क्योंकि वह इस काम को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। जैसे ही पुलिस का काफिला हवेली के गेट पर पहुंचा, वहां का माहौल पूरी तरह से बदल गया। कल की तलाशी के बाद घर के बाहर पहले से ही पुलिस का पहरा था, लेकिन आज की तैयारी कुछ और ही इशारा कर रही थी। अर्जुन गाड़ी से उतरा और उसके पीछे महिला पुलिसकर्मियों की एक टुकड़ी भी थी, जिसे देखकर पड़ोसियों को अंदाजा हो गया कि आज घर की महिलाओं की भी गिरफ्तारी होने वाली है। अर्जुन ने अपने इंस्पेक्टर को इशारा किया और भारी कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ। हॉल में विक्रम और सुमित्रा देवी पहले से ही सोफे पर बैठे थे। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं, क्योंकि उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था। अर्जुन को देखते ही विक्रम खड़ा हो गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे वकील अभी आ रहे हैं और तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। उसने धमकी दी कि उसने मंत्री जी से बात कर ली है और अर्जुन का ट्रांसफर ऑर्डर टाइप हो चुका है। अर्जुन ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी जेब से गिरफ्तारी का वारंट निकालकर टेबल पर रख दिया। उसने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि मिस्टर विक्रम, सिंघानिया आपको धारा 307, 498, 420 और 120 के तहत गिरफ्तार किया जाता है। ये धाराएं हत्या की कोशिश, दहेज प्रताड़ना, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की थीं, जो गैर जमानती अपराध हैं। विक्रम का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया और उसके पैर कांपने लगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे खड़े 2 हट्टे कट्टे कांस्टेबलों ने उसे दबोच लिया। जब पुलिस वाले उसे हथकड़ी पहनाने लगे, तो वह गिड़गिड़ाने लगा और अर्जुन की तरफ देखकर बोला कि भाई मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा सगा भाई हूं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा कि जिस दिन तुमने मेरी पत्नी को घर से धक्के मारकर निकाला था, उसी दिन तुमने भाई होने का हक खो दिया था। अर्जुन की आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि विक्रम की बोलती बंद हो गई और उसने चुपचाप अपने हाथ आगे कर दिए। अब बारी सुमित्रा देवी की थी, जो कोने में खड़ी होकर यह सब देख रही थी और जोर जोर से रोने का नाटक कर रही थी। महिला पुलिसकर्मी उनकी तरफ बढ़ी तो उन्होंने अर्जुन के पैरों में गिरने की कोशिश की। उन्होंने दुहाई दी कि बेटा, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा है, तू अपनी मां को जेल भेजेगा। अर्जुन ने उन्हें उठाया और बहुत ही भारी मन से कहा कि मां का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है, लेकिन आपने एक बेटी की जिंदगी बर्बाद करके उस दर्जे को मिट्टी में मिला दिया है। आपने जो किया वह एक मांग का काम नहीं, बल्कि एक अपराधी का काम था। सुमित्रा देवी को समझ आ गया कि अब भावनात्मक कार्ड खेलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अर्जुन का फैसला अटल है। महिला पुलिस ने उन्हें सम्मान के साथ लेकिन सख्ती से गिरफ्तार कर लिया और पुलिस वैन की तरफ ले जाने लगी। यह दृश्य अर्जुन के लिए किसी सजा से कम नहीं था। अपनी ही मां को पुलिस की हिरासत में जाते देखना किसी भी बेटे के लिए आसान नहीं होता, लेकिन उसने अपनी आंखों से आंसू नहीं गिरने दिए, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह कमजोर पड़ा तो समाज में गलत संदेश जाएगा। उसने अपनी भावनाओं का गला घोंट दिया और कानून का साथ दिया। हवेली से दोनों को गिरफ्तार करने के बाद अर्जुन का अगला निशाना शहर का कुख्यात अपराधी कालिया था, जो विक्रम का पार्टनर था। पुलिस की एक दूसरी टीम ने शहर के बाहरी इलाके में कालिया के अड्डे पर छापा मारा। वहां भारी मात्रा में अवैध हथियार और नकदी बरामद हुई, जो इस बात का सबूत थी कि विक्रम और कालिया मिलकर कोई बड़ी साजिश रच रहे थे। कालिया ने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया
और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस ऑपरेशन की सफलता ने पुलिस विभाग में अर्जुन का कद और भी ऊंचा कर दिया। दोपहर तक पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि डीएम ने अपने ही मां और भाई को जेल भेज दिया है। कोर्ट के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी, जो इन वीआईपी अपराधियों को देखना चाहती थी। जब पुलिस वैन से विक्रम और सुमित्रा देवी को उतारा गया तो लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। विक्रम, जो कल तक शहर में सीना तानकर चलता था, आज अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठकर दूर से यह सब देख रहा था। उसने कोर्ट रूम में जाने से परहेज किया, क्योंकि वह कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करना चाहता था। सरकारी वकील ने कोर्ट में जज के सामने सारे सबूत पेश किए, जिनमें प्रिया का मेडिकल रिपोर्ट, रामू काका का बयान और जमीन के फर्जी कागजात शामिल थे। जज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विक्रम और सुमित्रा देवी की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट का यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक सबक था जो सोचते थे कि पैसा और पावर से कानून को खरीदा जा सकता है। अर्जुन ने अपने ऑफिस में बैठकर टीवी पर यह खबर देखी और राहत की सांस ली। कानून ने अपना काम कर दिया था। शाम को अर्जुन सीधे अस्पताल पहुंचा, जहां प्रिया को आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। प्रिया खिड़की से बाहर बारिश को देख रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अर्जुन ने कमरे में प्रवेश किया और धीरे से दरवाजा बंद किया। प्रिया ने मुड़कर देखा और बिना कुछ बोले ही सब कुछ समझ गई। अर्जुन ने उसके पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि उन्हें सजा मिल गई है। अब तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वे अब जेल में हैं और कानून उन्हें उनके किए की पूरी सजा देगा। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू खुशी या गम के नहीं थे, बल्कि एक बोझ उतर जाने के थे। उसने कांपती आवाज में पूछा कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और सच बोला कि हां, मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि वे मेरा खून थे, लेकिन मुझे इस बात का सुकून ज्यादा है कि मैंने एक मासूम के साथ न्याय किया है। उसने प्रिया से कहा कि अब हमें पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करनी है। प्रिया ने अर्जुन के कंधे पर सिर रख दिया और उसे महसूस हुआ कि उसका पुराना अर्जुन वापस आ गया है। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन ने शहर में अतिक्रमण और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। उसने विक्रम और कालिया द्वारा कब्जाई गई सरकारी जमीनों को मुक्त करवाया और वहां गरीबों के लिए आवाज बनाने की घोषणा की। मीडिया ने अर्जुन को न्याय का देवता कहना शुरू कर दिया, लेकिन अर्जुन जानता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। उसे प्रिया के टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से जोड़ना था, जो इन 3 सालों में पूरी तरह से बिखर चुका था। वह जानता था कि शारीरिक घाव तो भर जाएंगे, लेकिन मन के घाव भरने में वक्त लगेगा। अर्जुन ने फैसला किया कि वह कुछ दिनों की छुट्टी लेगा और प्रिया को लेकर शहर से दूर किसी शांत जगह पर जाएगा। वह चाहता था कि प्रिया उन बुरी यादों से दूर रहे और सामान्य जिंदगी जीना शुरू करे। उसने अपने सीनियर अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर स्थिति की जानकारी दी और छुट्टी की अर्जी लगाई। सरकार ने उसके काम की सराहना की और उसे तुरंत छुट्टी दे दी। अर्जुन के लिए अब प्राथमिकता उसका जिला नहीं, बल्कि उसकी पत्नी थी, जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह अब एक पति का धर्म निभाना चाहता था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के दिन अर्जुन खुद प्रिया को लेने गया। प्रिया ने एक सादी सी साड़ी पहनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब वह डर नहीं था जो कुछ दिन पहले था। अस्पताल का पूरा स्टाफ उन्हें विदा करने आया और सबने प्रिया को जल्द ठीक होने की दुआएं दी। अर्जुन ने प्रिया को गाड़ी में बैठाया और ड्राइवर से कहा कि अब घर चलो, लेकिन यह वो पुराना घर नहीं था, बल्कि अर्जुन का सरकारी बंगला था, जिसे उसने प्रिया के लिए नए सिरे से सजाया था। वह नहीं चाहता था कि प्रिया कभी दोबारा उस पुरानी हवेली में जाए जहां उसे इतना दर्द मिला था। सरकारी बंगले में प्रिया का स्वागत बहुत ही धूमधाम से हुआ। वहां के कर्मचारियों ने फूलों से उसका स्वागत किया और उसे घर की मालकिन जैसा सम्मान दिया।
प्रिया को यह सब सपने जैसा लग रहा था। उसने अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह तुम्हारा असली घर है और यहां तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। प्रिया ने घर के मंदिर में माथा टेका और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसे उसका सुहाग और सम्मान वापस लौटा दिया। अब वह सुरक्षित हाथों में थी। रात के समय जब सब शांत हो गया, अर्जुन और प्रिया बगीचे में बैठे थे। अर्जुन ने प्रिया से वादा किया कि वह अब कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रिया ने भी कसम खाई कि वह अपनी इस नई जिंदगी को दूसरों की मदद करने में लगाएगी। उसने अर्जुन से कहा कि वह उन अकेला जलाद कर लेवा कि वह उन महिलाओं के लिए काम करना चाहती है जो उसके जैसी ही घरेलू हिंसा का शिकार है। अर्जुन को अपनी पत्नी के इस विचार पर बहुत गर्व हुआ। उसने महसूस किया कि प्रिया कमजोर नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति है जो मुसीबत से लड़कर और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। जेल से खबर आई कि विक्रम ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। यह सुनते ही अर्जुन के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह जानता था कि विक्रम बहुत चालाक है और यह उसकी जेल से बाहर निकलने की कोई नई चाल हो सकती है। अर्जुन ने तुरंत जेल अधीक्षक को फोन लगाया और विक्रम पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया। उसने साफ कहा कि उसे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। अर्जुन जानता था कि दुश्मन जब घायल होता है तो वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जिलाधिकारी के सरकारी बंगले में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन बेडरूम के अंदर एक अलग ही जंग चल रही थी। रात के 2 बजे अचानक प्रिया की नींद खुल गई और वह जोर जोर से चीखने लगी। पसीने से लथपथ होकर वह बिस्तर पर उठ बैठी और अपने हाथ लगी जैसे कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन जो पास वाले सोफे पर लेटा हुआ था, तुरंत हड़बड़ा कर उठा और प्रिया की तरफ लपका। प्रिया की आंखों में अभी भी वही दहशत थी जो उसने रेलवे स्टेशन पर देखी थी। वह पहचान नहीं पा रही थी कि वह सुरक्षित है और बार बार मुझे मत मारो, मुझे खाना दे दो की रट लगा रही थी। अर्जुन ने बहुत ही सावधानी से प्रिया को अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने उसे धक्का दे दिया। वह कोने में दुबक गई और अपने घुटनों में सिर छिपा लिया। अर्जुन का दिल यह देखकर छलनी हो गया। वह समझ गया कि शारीरिक घाव तो भर रहे हैं, लेकिन मन पर लगे घाव अभी भी रिस रहे हैं। उसने बहुत ही धीमी और प्यार भरी आवाज में कहा, प्रिया, मैं अर्जुन हूं, देखो, कोई तुम्हें नहीं मार रहा है। काफी देर तक पुचकारने के बाद प्रिया की सांसें थोड़ी सामान्य हुई और उसने धीरे से सिर उठाकर अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अगले कुछ दिन अर्जुन के लिए एक अलग ही परीक्षा के दिन थे। उसने अपने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली थी और अपना पूरा समय प्रिया की देखभाल में लगा दिया था। वह अपने हाथों से उसे खाना खिलाता, उसे दवाइयां देता और घंटों उसके पास बैठकर बातें करता। प्रिया हास को एक अलग ही परीक्षा के दिन थे को अभी भी खुद पर शर्म आती थी। वह आईने में अपना चेहरा देखने से डरती थी क्योंकि उसे लगता था कि वह अब सुंदर नहीं रही और अर्जुन के लायक नहीं है। उसके बाल रूखे थे, रंग सांवला पड़ गया था और जगह जगह चोट के निशान थे। यह हीन भावना उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक शाम अर्जुन ने देखा कि प्रिया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रो रही है। वह अपने जलने के निशान को दुपट्टे से छिपाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन चुपचाप पीछे से आया और उसने प्रिया के कंधों पर हाथ रख दिया। प्रिया सिहर उठी और वहां से जाने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक लिया। उसने प्रिया को आईने के सामने खड़ा किया और कहा, यह निशान तुम्हारी बदसूरती नहीं, बल्कि तुम्हारी हिम्मत की निशानी है। तुमने जो सहा है वह कोई साधारण इंसान नहीं सह सकता था। मेरे लिए तुम आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। इसी बीच जेल से खबर आई कि विक्रम का आत्महत्या का प्रयास महज एक नाटक था ताकि उसे अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके और वहां से वह भागने की फिराक में था। अर्जुन को जब यह पता चला तो उसने जेल अधीक्षक को सख्त निर्देश दिए।
उसने कहा कि विक्रम को कोई वीआईपी सुविधा न दी जाए और उसे अस्पताल के कैदी वार्ड में ही रखा जाए जहां 24 घंटे पहरा हो। अर्जुन अब इन चालबाजियों से नहीं डरने वाला था। उसने तय कर लिया था कि वह अपने अतीत के इस काले अध्याय को प्रिया की नई जिंदगी पर हावी नहीं होने देगा। धीरे धीरे अर्जुन के प्यार और देखभाल का असर प्रिया पर दिखने लगा। वह अब थोड़ा मुस्कुराने लगी थी और घर के छोटे मोटे कामों में रुचि लेने लगी थी। घर के नौकर भी उसे बहुत सम्मान देते थे और मेम साहब कहकर बुलाते थे। शुरुआत में प्रिया को यह संबोधन सुनकर अजीब लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वह खुद को एक भिखारन समझती थी। लेकिन अर्जुन ने उसे समझाया कि यह उसका हक है और उसे इसे स्वीकार करना होगा। अर्जुन चाहता था कि प्रिया के अंदर का खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से जाग उठे। एक दिन अर्जुन ने प्रिया से कहा कि वह उसे शहर घुमाने ले जाना चाहता है। प्रिया पहले तो घबरा गई, क्योंकि उसे भीड़ और लोगों के सवालों से डर लगता था। लेकिन अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाया कि वह हर पल उसके साथ रहेगा। उसने प्रिया के लिए एक बहुत ही सुंदर कांजीवरम साड़ी निकाली जो उसने खास तौर पर मंगवाई थी। प्रिया ने जब वह साड़ी पहनी तो उसे लगा जैसे उसका पुराना रूप वापस आ रहा है। अर्जुन ने उसकी नजर उतारी और कहा कि आज पूरा शहर अपनी असली रानी को देखेगा। वे दोनों गाड़ी में बैठकर इस्कॉन मंदिर गए, जहां प्रिया अक्सर शादी से पहले जाया करती थी। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त प्रिया थोड़ा झिझक रही थी, क्योंकि वहां काफी लोग थे। उसे डर था कि कोई उसे पहचान लेगा और ताने मारेगा। लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। जब वे अंदर पहुंचे तो पंडित जी ने उन्हें पहचान लिया और बहुत आदर से प्रसाद दिया। प्रिया ने ईश्वर के सामने हाथ जोड़े और पहली बार उसने अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगी, बल्कि अर्जुन के साथ के लिए धन्यवाद दिया। मंदिर से लौटते वक्त अर्जुन ने गाड़ी को एक सुनसान सड़क पर रोक दिया, जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। ठंडी हवा चल रही थी और माहौल बहुत ही सुकून भरा था। अर्जुन ने प्रिया का हाथ अपने हाथों में लिया और उन 3 सालों के लिए माफी मांगी जो उसने खो दिए थे। उसने कहा, मैं अपनी महत्वाकांक्षा में इतना अंधा हो गया था कि मुझे भनक भी नहीं लगी कि मेरे पीछे तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मेरी सफलता की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ी। अर्जुन की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, जो प्रिया के दिल को छू गए। प्रिया ने अर्जुन के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे चुप करा दिया। उसने कहा, अर्जुन, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती उन लोगों की थी जिन्होंने भरोसे का कत्ल किया। तुमने मुझे उस नर्क से निकाला, यही मेरे लिए काफी है। उस पल दोनों के बीच की बची खुची दीवार भी गिर गई। उन्होंने तय किया कि वे अब अतीत की कड़वाहट को भूलकर आने वाले कल पर ध्यान देंगे। प्रिया ने महसूस किया कि उसका अर्जुन अभी भी वही है जो उससे बेइंतहा प्यार करता था। बस हालात ने उन्हें दूर कर दिया था। अगले कुछ हफ्तों में प्रिया ने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। अब वह नौकरों को निर्देश देती थी कि क्या पकाना है और घर की सजावट कैसी होगी। अर्जुन को यह देखकर बहुत सुकून मिलता था कि उसकी शेरनी वापस लौट रही है। प्रिया ने अपनी पुरानी डायरी फिर से लिखनी शुरू कर दी और पेंटिंग भी करने लगी। रंगों के साथ खेलने से उसके मन के अंधेरे कोने भी रोशन होने लगे थे। वह अब खुलकर हंसती थी और उसकी हंसी से पूरा बंगला गूंज उठता था। एक सुबह अर्जुन ने देखा कि प्रिया लॉन में बैठकर माली को कुछ समझा रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। अर्जुन उसके पास गया और बोला, प्रिया, शहर में एक चैरिटी फंक्शन है और आयोजक चाहते हैं कि तुम वहां मुख्य अतिथि बनकर जाओ। प्रिया पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर उसने अर्जुन की आंखों में विश्वास देखा। उसने गहरी सांस ली और हां कह दी। यह उसका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम होने वाला था, जहां वह डीएम की पत्नी के रूप में दुनिया का सामना करने वाली थी। फंक्शन की शाम प्रिया ने नीले रंग की सिल्क साड़ी पहनी और बालों में गजरा लगाया। वह बेहद खूबसूरत और गरिमामयी लग रही थी। जब वह अर्जुन के साथ हॉल में दाखिल हुई तो सबकी नजरें उस पर टिक गईं।
लोगों को कानाफूसी करते हुए सुना जा सकता था, लेकिन प्रिया का सिर ऊंचा था। वह जानती थी कि वह अब एक पीड़िता नहीं है, बल्कि एक सर्वाइवर है। अर्जुन को अपनी पत्नी पर इतना गर्व पहले कभी नहीं हुआ था। उसने प्रिया का हाथ थामे रखा और मंच की ओर बढ़ा। मंच पर चढ़ते ही प्रिया के पैर थोड़े कांपे, लेकिन अर्जुन ने उसे इशारे से हिम्मत दी। जब उसे बोलने के लिए माइक दिया गया तो हॉल में सन्नाटा छा गया। प्रिया ने अपनी कांपती आवाज में बोलना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज में मजबूती आती गई। उसने अपनी कहानी नहीं सुनाई, बल्कि औरतों की हिम्मत और संघर्ष पर बात की। उसने कहा कि औरत का सम्मान उसके कपड़ों या गहनों में नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान में है। उसकी बातों ने वहां मौजूद हर शख्स का दिल जीत लिया और हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वापस लौटते वक्त अर्जुन ने प्रिया से कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बल्कि मेरी ताकत हो। प्रिया मुस्कुरा दी और उसने खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा जैसे शहर की रोशनी अब उसे डरा नहीं रही, बल्कि उसका स्वागत कर रही है। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और अब वह भविष्य की ओर देख रही थी। वह जानती थी कि रास्ता अभी भी लंबा है, लेकिन जब तक अर्जुन उसके साथ है, वह किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती है। उस रात अर्जुन और प्रिया देर तक बातें करते रहे। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी निजी जिंदगी के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करेंगे। प्रिया ने इच्छा जताई कि वह उन बेसहारा औरतों के लिए एक आश्रम खोलना चाहती है, जिन्हें उनके परिवारों ने ठुकरा दिया है। अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी और कहा कि वह प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद करेगा। ये उनके रिश्ते का एक नया आयाम था, जहां वे सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि एक मिशन के साथी बन गए थे। अब प्रिया की रातों की नींद में वो डरावने सपने नहीं आते थे। उसकी जगह अब सुनहरे भविष्य के सपनों ने ले ली थी। वह अब उठकर चीखती नहीं थी, बल्कि सुबह जल्दी उठकर योग करती थी और अर्जुन के साथ चाय पीती थी। विक्रम और सुमित्रा देवी के जेल जाने के बाद से उनकी जिंदगी में एक शांति आ गई थी। अर्जुन ने भी अपने काम पर वापस जाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब वह शाम को समय से घर आ जाता था। उनका घर अब एक घर बन गया था, मकान नहीं। इस तरह घावों के भरने का सफर पूरा हुआ। निशान अभी भी थे, लेकिन अब वे दर्द नहीं देते थे। वे एक याद दिलाते थे कि इंसान की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत होती है। अर्जुन ने अपनी पत्नी को वापस पा लिया था और प्रिया ने अपनी खोई हुई पहचान। यह जीत सिर्फ एक आईएएस अधिकारी की नहीं थी, बल्कि एक पति के प्यार और विश्वास की जीत थी। अब वे दोनों तैयार थे जिंदगी के अगले अध्याय के लिए, जहां उन्हें मिलकर नई कहानियां लिखनी थी। कानपुर शहर में आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि आज जिला प्रशासन द्वारा एक बहुत ही अनूठी पहल की शुरुआत होने जा रही थी। शहर के सबसे बड़े सामुदायिक केंद्र को दुल्हन की तरह सजाया गया था और वहां शहर के तमाम बड़े अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद थे। यह कार्यक्रम किसी और का नहीं, बल्कि जिलाधिकारी अर्जुन सिंघानिया की पत्नी प्रिया सिंघानिया के ड्रीम प्रोजेक्ट नया सवेरा के उद्घाटन का था। पिछले 6 महीनों में प्रिया ने अपनी पुरानी दर्दनाक यादों को अपनी ताकत में बदल लिया था और अब वह उन बेसहारा महिलाओं के लिए एक मसीहा बन चुकी थीं, जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। सरकारी बंगले के विशाल बेडरूम में प्रिया आईने के सामने खड़ी थी और अपनी साड़ी की प्लीट्स ठीक कर रही थी। आज उसके चेहरे पर वह डर या संकोच नहीं था, जो कुछ महीने पहले तक उसकी पहचान बन गया था, बल्कि अब वहां एक गजब का आत्मविश्वास चमक रहा था। उसने एक हल्के गुलाबी रंग की हथकरघा साड़ी पहनी थी, जो उसकी सादगी और गरिमा को और भी बढ़ा रही थी। अर्जुन पीछे से कमरे में दाखिल हुआ और प्रिया को इस रूप में देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने महसूस किया कि वक्त और प्यार ने प्रिया के पुराने घावों को भरकर उसे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और मजबूत बना दिया है। अर्जुन ने प्रिया के पास जाकर उसके कंधों पर हाथ रखा और आईने में उसकी परछाई को देखते हुए मुस्कुराया। उसने कहा कि आज का दिन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर के लिए
बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज तुम उन हजारों औरतों को उम्मीद की किरण दिखाने जा रही हो जो अंधेरे में जी रही हैं। प्रिया ने अर्जुन के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि यह सब तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं था। अगर तुम मुझे उस स्टेशन के नर्क से निकालकर नहीं लाते, तो शायद मैं आज भी वहीं कहीं भीख मांग रही होती। यह कहते हुए उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। दोनों जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, तो वहां मौजूद हजारों लोगों ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। मंच पर शहर के मेयर और पुलिस कमिश्नर पहले से मौजूद थे, लेकिन सबकी निगाहें प्रिया पर टिकी थीं। जब प्रिया ने माइक संभाला तो पूरा हॉल शांत हो गया। उसने अपनी बात किसी किताबी भाषण से नहीं, बल्कि अपने दिल की गहराइयों से शुरू की। उसने कहा कि एक समय था जब उसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और अब उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। उसने बताया कि कैसे अपने ही लोगों के धोखे ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया था। प्रिया ने अपनी कहानी को बहुत ही संयम के साथ सबके सामने रखा, बिना किसी का नाम लिए और बिना किसी के प्रति नफरत दिखाए। उसने कहा कि जब एक औरत का स्वाभिमान टूटता है तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। उसने नया सवेरा प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि यह केवल एक आश्रय स्थल नहीं होगा, बल्कि यहां महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और कंप्यूटर जैसे हुनर सिखाए जाएंगे ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद कई महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वे प्रिया के दर्द और उसकी हिम्मत को महसूस कर सकती थीं। कार्यक्रम के बाद प्रिया सीधे उस जगह गई जहां शहर के रैन बसेरों से लाई गई कुछ महिलाएं बैठी थीं। उनमें से कई वही थीं जिनके साथ प्रिया ने स्टेशन पर रातें गुजारी थीं। वे औरतें प्रिया को इस रूप में देखकर हैरान थीं और डर रही थीं कि क्या वे उससे मिल सकती हैं। लेकिन प्रिया ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए आगे बढ़कर उनमें से एक बूढ़ी औरत के पैर छुए, जिसे वह अम्मा कहती थी। अम्मा ने प्रिया को गले लगा लिया और रोने लगीं। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद मीडिया और अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक डीएम की पत्नी का यह रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उधर शहर की केंद्रीय जेल की एक अंधेरी कोठरी में विक्रम और सुमित्रा देवी अपनी किस्मत को कोस रहे थे। उनकी जमानत की अर्जियां हाई कोर्ट तक से खारिज हो चुकी थीं और अब उन्हें अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजारनी थी। विक्रम, जो कभी लग्जरी कारों में घूमा करता था और वेटर को टिप देने में भी अपनी शान समझता था, अब जेल की सूखी रोटियों के लिए लाइन में खड़ा था। उसके चेहरे से वह घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था और उसकी जगह लाचारी और पछतावे ने ले ली थी। वह अब समझ चुका था कि उसने अपने लालच में क्या खो दिया है। सुमित्रा देवी की हालत तो और भी खराब थी। वह जेल के महिला बैरक के एक कोने में बैठी रहती थीं और किसी से बात नहीं करती थीं। उन्हें हर पल प्रिया की वह चीखें याद आती थीं जब उन्होंने उसे घर से निकाला था। अब वही यादें उन्हें सोने नहीं देती थीं। उन्हें टीवी पर प्रिया के सम्मान समारोह की खबरें देखने को मिलीं तो उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे उन्होंने कचरा समझकर घर से बाहर फेंका था, आज वही लड़की पूरे शहर की रानी बन गई है और वे खुद कचरे की तरह जेल में पड़ी हैं। यह कुदरत का सबसे बड़ा इंसाफ था। शाम को अर्जुन और प्रिया गंगा बैराज की तरफ घूमने गए, जहां ठंडी हवाएं चल रही थीं। सूरज ढल रहा था और नदी का पानी सुनहरे रंग में चमक रहा था। अर्जुन ने गाड़ी रोकी और दोनों बोनट पर बैठकर डूबते हुए सूरज को देखने लगे। अर्जुन ने प्रिया से कहा कि तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, बल्कि तुम खुद में एक पहचान हो। उसने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं प्रिया का पति हूं। प्रिया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रख दिया और कहा कि हम दोनों एक दूसरे की ताकत हैं। अगले हफ्ते शहर में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला। प्रिया की पहल पर पुलिस और प्रशासन ने मिलकर एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें शहर के सभी भिखारियों और बेघर लोगों का सर्वे किया गया।
जो लोग काम करने के योग्य थे उन्हें रोजगार दिया गया, और जो बीमार या बुजुर्ग थे उन्हें सरकारी आश्रमों में भेजा गया। कानपुर रेलवे स्टेशन, जहां कभी प्रिया भीख मांगती थी, अब पूरी तरह से बदल चुका था। वहां अब कोई भी लाचार और भूखा नहीं सोता था। यह प्रिया की तरफ से उस शहर को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा था जिसने उसे इतना दर्द दिया था। अर्जुन के लिए भी यह सफर आसान नहीं रहा था। उसने अपने परिवार को खो दिया था, लेकिन उसने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया था। समाज में उसकी छवि एक ऐसे निष्पक्ष अधिकारी की बन गई थी जिसके लिए न्याय से बड़ा कोई रिश्ता नहीं था। कई बार रात में उसे अपनी मां और भाई की याद आती थी और उसे दुख होता था, लेकिन जब वह प्रिया के चेहरे पर सुकून देखता था तो उसे तसल्ली होती थी कि उसने जो किया वह सही था। उसने सीखा था कि खून के रिश्ते तभी तक मायने रखते हैं जब तक उनमें इंसानियत बची हो। प्रिया ने घर की पुरानी हवेली को, जिसे सरकार ने विक्रम की अवैध संपत्ति होने के कारण कुर्क कर लिया था, एक अनाथालय में बदलने का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करके उस हवेली को एक ट्रस्ट के नाम कर दिया जिसकी अध्यक्ष प्रिया थीं। जिस घर में कभी प्रिया का शोषण हुआ था, आज वही घर सैकड़ों अनाथ बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजने वाला था। यह उस घर के पापों का प्रायश्चित था और एक नई शुरुआत भी। प्रिया ने उस अनाथालय का नाम उम्मीद भवन रखा। 1 साल बाद जब अर्जुन और प्रिया की शादी की सालगिरह आई तो उन्होंने कोई बड़ी पार्टी नहीं की, बल्कि उम्मीद भवन में बच्चों के साथ समय बिताया। वहां बच्चों ने उनके लिए गाना गाया और केक काटा। प्रिया को उन बच्चों के बीच इतनी खुशी मिली जो उसे कभी किसी महंगे होटल में नहीं मिल सकती थी। अर्जुन दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। उसे लगा कि उसकी असली ट्रेनिंग मसूरी में नहीं, बल्कि पिछले 1 साल में प्रिया के साथ जिंदगी जीने में पूरी हुई है। शाम को जब वे वापस अपने सरकारी आवास पर लौटे तो वहां उनका इंतजार एक सरप्राइज कर रहा था। शहर के तमाम लोग, जिनमें रिक्शे वाले, सब्जी वाले और छात्र शामिल थे, उनके घर के बाहर मोमबत्तियां लेकर खड़े थे। उन्होंने अर्जुन और प्रिया के सम्मान में एक मानव श्रृंखला बनाई थी। यह उनका तरीका था अपने डीएम और उनकी पत्नी को धन्यवाद देने का, जिन्होंने शहर की तस्वीर बदल दी थी। अर्जुन और प्रिया बालकनी में आए और हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। उस वक्त उनकी आंखों में जो चमक थी वह सत्ता की नहीं, बल्कि सेवा और संतोष की थी। रात के सन्नाटे में अर्जुन ने प्रिया को एक डायरी गिफ्ट की। यह वही डायरी थी जिसमें अर्जुन ने प्रिया को ढूंढने के दौरान हर पल का हाल लिखा था। प्रिया ने जब उसे पढ़ना शुरू किया तो उसे पता चला कि अर्जुन ने उसके लिए कितना संघर्ष किया था और वह उसे कितना प्यार करता है। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा अंत, भला तो सब भला। प्रिया ने कलम उठाई और उसके नीचे लिखा, यह अंत नहीं, एक खूबसूरत शुरुआत है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि उनकी कहानी अब किताबों के पन्नों से निकलकर जिंदगी की हकीकत बन चुकी है। कहानी का अंत एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर हुआ। अगली सुबह अखबारों में एक तस्वीर छपी जिसमें प्रिया एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महिला सशक्तिकरण के लिए पुरस्कार प्राप्त कर रही थी और अर्जुन दर्शकों की पहली पंक्ति में बैठकर ताली बजा रहा था। यह तस्वीर इस बात का सबूत थी कि अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो वह राख से उठकर भी आसमान छू सकता है। प्रिया, जो कभी एक स्टेशन पर 1 रुपये के लिए तरसती थी, आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। और अर्जुन, जो एक सख्त प्रशासक था, एक आदर्श जीवन साथी का उदाहरण बन गया था। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा, लेकिन कानपुर के लोगों के दिलों में अर्जुन और प्रिया की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। यह कहानी सिर्फ एक आईएएस अधिकारी और उसकी पत्नी की नहीं थी, बल्कि यह कहानी थी विश्वास, न्याय और पुनर्जन्म की। यह कहानी सिखाती थी कि पद और प्रतिष्ठा से बड़ा होता है इंसान का चरित्र और उसका कर्म। और सबसे बड़ी बात, यह कहानी याद दिलाती थी कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो,
अंत में जीत हमेशा अच्छाई और सच की ही होती है। अब अर्जुन और प्रिया का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वे अब अपने अतीत के कैदी नहीं थे, बल्कि अपने भविष्य के निर्माता थे। उन्होंने अपने जीवन का हर पल समाज की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनकी यह यात्रा इस बात का प्रमाण थी कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को ऊपर उठाने का नाम है। और इसी के साथ सिंघानिया परिवार की वह काली परछाई हमेशा के लिए मिट गई और एक नया सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक उठा, जो कभी अस्त होने वाला नहीं था।